मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हेरोल्ड पिंटर को द मास्टर ऑफ मॉडर्न ड्रामा बोला जाता है। अच्छा, इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फेमस टर्म हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ मिनिस को याद बनाए रखना, पिंटेस्क्यू, पॉज एंड साइलेंस। ऐसे बहुत सारे लिटरेरी टर्म जो कि इनसे रिलेटेड हैं। अगर हम इनकी फुल नेम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या होता है? हेरोल्ड पिंटर होता है। और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1930 को होता है। कहाँ होता है? हैकनी, ईस्ट लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 2008 को हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनकी डेथ की। इनकी मृत्यु भी कहाँ होती है? 24 दिसंबर 2008 को लंदन, इंग्लैंड में ही, यानी कि जहां इनका जन्म हुआ वहीं इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब मृत्यु होती है तो उस समय इनकी आयु कितनी होती है? 78 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक प्लेराइट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और पोएट थे। तो ये बात जरूर ध्यान बनाए रखना, ये एक नाटककार, पटकथा लेखक, अभिनेता, निर्देशक और कवि के रूप में फेमस है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? हाइमन जैक पिंटर था, जो कि लेडीज टेलर थे, मतलब महिलाओं के कपड़े सिलने वाले दर्जी थे। अब अगर हम मदर की बात करते हैं तो फ्रांसिस पिंटर होती हैं, जो कि क्या है? एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी होती, यानी कि घर का काम करने वाली महिला थी। ठीक है। तो अब इनकी कितनी शादी हुई? तो हेराल्ड पिंटर ने अपने जीवन में दो शादियां की। पहली वाइफ का नाम क्या था? विवियन मर्चेंट था, जो कि पेशे से क्या थी? एक एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री थी। तो हेराल्ड पिंटर की पहली पत्नी अभिनेत्री, जिनका नाम विवियन मर्चेंट था, और उनसे इनका विवाह 1956 में हुआ था। और ये विवाह कब तक रहा? 1980 तक रहा था। ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? इनकी सेकेंड वाइफ की बात करते हैं, जिनका नाम क्या होता है? लेडी एंटोनिया फ्रेजर होता है। ये इनकी सेकेंड पत्नी होती है। दूसरी पत्नी होती है एंटोनिया फ्रेजर, जो कि पेशे से क्या होती है? एक राइटर, लेखिका और हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार होती हैं। इनसे इनकी शादी 1980 में ही होती है। ठीक है। उधर तलाक होता है, इधर इनने दूसरी शादी कर लेते हैं। और ये जो शादी होती है वो 2008 तक, मतलब ये हुआ उनकी जो दूसरी पत्नी लेडी एंटोनिया फ्रेजर, जो कि पेशे से क्या थी? एक लेखिका और इतिहासकार थी, उनसे इनकी शादी 1980 में हुई। और ये जीवन पर्यंत चलती रही 2008 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? आगे नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं कि इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए कब दिया गया था। तो 2005 में, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस लिटरेरी टर्म है, जिनको आपको जरूर देख करके जाना है। जैसे कॉमेडी ऑफ मेनिस की बात करें तो ये कॉमेडी ऑफ मेनिस क्या होता है, इसको भी आपको समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये एक्चुअली क्या होता है। जो हेरोल्ड पिंटर थे, इनके नाटकों की एक प्रमुख विशेषता यही हुआ करती थी, कॉमेडी ऑफ मिनिस। इसमें सामान्य कभी-कभी आप देखोगे, जब इनके नाटकों को पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें हास्यपूर्ण बातचीत के पीछे क्या नजर आएगा आपको? भय, तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन या खतरे के वातावरण, वो हमेशा छुपा रहता है। तो उसी को कॉमेडी ऑफ मिनिस कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर समझाएंगे तो शॉर्ट में नहीं रहेगा ये। हम डिटेल्ड वीडियो जब डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद तुरंत, ठीक है, तब हम आपको इसके प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक लाइन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टेंशन ना लीजिए, अभी आप समझ लीजिए कि हमको आगे किस चीज को डिटेल करना है, क्या पढ़ना है। इसके बाद एक दूसरा लिटरेरी टर्म है फेमस, जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, पिंटेस्क्यू, पॉज एंड साइलेंस। इसके बाद हम मेमोरी प्लेज की बात करते हैं, पावर स्ट्रगल, एम्बिग्यूटी और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, लिटरेरी टर्म थे, जो कि हेरोल्ड पिंटर से रिलेटेड है, जिसमें कॉमेडी ऑफ मेनिस और पिंटेस्क्यू ये बहुत ज्यादा, ये इनकी जो नाटक शैली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इन दो टर्म को जरूर ध्यान बनाए रखना। अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो देखो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, क्या थी, वो भी आप समझ लीजिएगा। हेराल्ड पिंटर वाज द ओनली चाइल्ड। अब देखो यहां से समझना है कि एकमात्र पुत्र थे आप इंग्लिश पेरेंट, ज्यूस, ईस्टर्न यूरोपियन एंसेस्ट्री। ये कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे हम बताएंगे, क्योंकि हेरोल्ड पिंटर अपने अंग्रेज माता पिता की एकमात्र संतान थे, ओनली चाइल्ड थे। और उनके पिता की जो ज्यूस, ज्यूस मीन्स होता है यहूदी, और ईस्टर्न यूरोपियन मतलब पूर्वीय यूरोपीय पृष्ठभूमि थी। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या था? ज्यूइश ईस्टर्न यूरोपियन फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लेडी एंटोनिया फ्रेजर की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो थ्री ऑफ पिंटर्स ग्रैंड पेरेंट्स केम फ्रॉम
पोलैंड एंड फोर्थ फ्रॉम ओडिशा। यही बात बोली गई है कि जो लेडी एंटोनिया फ्रेजर के अनुसार पिंटर के 3 दादा दादी, नाना नानी कह सकते हो, वो पोलैंड से आए थे, जबकि चौथे का संबंध ओडिशा से था। तो इसको सरल भाषा में सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि हेरोल्ड पिंटर ओनली चाइल्ड थे, एकमात्र संतान थे उनकी। और अगर इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ज्यूस ईस्टर्न यूरोपियन एंसेस्ट्री से ये बिलोंग करते थे, फैमिली से बिलोंग करते थे, ज्यूस ईस्टर्न यूरोपियन। ठीक है, इनके 3 ग्रैंड पेरेंट्स का संबंध पोलैंड से है और एक का ओडिशा से बताया जाता है, जिसमें लेडी एंटोनिया फ्रेजर पेंटर की दूसरी पत्नी थी, जो कि एक लेखिका और इतिहासकार भी थी। ये भी ध्यान बनाए रखना। अगर हम आपसे एग्जाम में कुछ पूछा भी जाएगा उस पॉइंट से रिलेटेड, तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जूइश ईस्टर्न यूरोपियन फैमिली बैकग्राउंड से कौन बिलोंग करता है, तो हेरोल्ड पिंटर, बस इतना नाम ले देना है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, हेरोल्ड पिंटर को जो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में वो 2005 में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की चर्चा कर लेंगे कि इनका जो प्रारंभिक जीवन और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई और इनका प्रारंभिक जीवन किस तरीके का रहा, वो सारी चीजें हम इस हेडिंग में जानेंगे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैकनी डाउन्स स्कूल से हुई थी। मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, हैकनी डाउन्स स्कूल लंदन में। और कब से कब तक ये इसमें पढ़े थे, तो 1944 से लेकर के 1948 तक। हेरोल्ड पिंटर ने 1944 से 1948 तक लंदन के हैकनी डाउन्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, जब इन्होंने हैकनी डाउन्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी तो इनके वहां पर एक इंग्लिश टीचर थे और उन इंग्लिश टीचर का नाम था जोसेफ बियरली। तो जोसेफ बियरली का इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था, यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन हिम। बियरली आल्सो डायरेक्टेड पिंटर एज अ स्कूल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यही बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि एक इंग्लिश टीचर थे जिनका नाम जोसेफ बियरली था, उनका इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। बियरली ने ही स्कूल में होने वाले जो स्कूल प्रोडक्शन होते थे, स्कूल में होने वाले जो नाटक होते थे, उसमें पिंटर का वो क्या करते थे, निर्देशन किया करते थे, उनको सिखाते थे और नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे पिंटर के अंदर नाटकों में भी रुचि जागने लगी और पिंटर प्लेड दी रोल्स ऑफ। और इस तरीके से स्कूल में होने वाले कुछ प्ले होती थी, जैसे 1947-48 के दौरान जब ये स्कूल में ही पढ़ाई करते थे, तो उसी समय शेक्सपियर के 2 प्रसिद्ध नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अपने यहाँ कभी कभी राजा हरिश्चंद्र का नाटक खेल लिया जाता है स्टेज पर, तो स्कूल के किसी बच्चे को उठा करके राजा हरिश्चंद्र बना दिया गया। या मान लो कृष्ण और सुदामा का नाटक खेल लिया जाता है, तो किसी को कृष्ण बना दिया स्कूल के एक बच्चे को, एक को सुदामा बना दिया, किसी को कुछ बना, शंकर भगवान बना दिया। तो वैसे ही इंग्लैंड में जब नाटक स्कूल में खेले जाते थे, तो वहां पर विलियम शेक्सपियर के नाटकों का बहुत क्रेज है। तो उसमें इनके स्कूल में, उस स्कूल का नाम था हैकनी डाउन्स स्कूल, उसी स्कूल में रोमियो एंड जूलियट नामक एक नाटक हुआ था। उसमें रोमियो का कैरेक्टर निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, हेरोल्ड पिंटर थे। इसी तरीके से मैकबेथ का जो नाटक खेला गया, उसमें मैकबेथ का कैरेक्टर निभाने वाले कौन थे, जो हैं वो हेरोल्ड पिंटर थे। बातें समझ में आ गई। और ये कहानी कब की है, 1947 और 48 की है, क्योंकि 44 से लेकर 48 तक ही ये हैकनी डाउन्स स्कूल में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी, इसीलिए इसी समय की बात करेंगे। ठीक है, बोलो इतनी बातें हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो हेरोल्ड पिंटर ने एक एक्टर के रूप में भी शुरुआत से ही काम करना, स्कूली लेवल से ही काम करते थे। 47-48 के दौरान जो कहानी हमने बताई, पिंटर ने शेक्सपियर के 2 प्रसिद्ध नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे अगर हम बात करें, रोमियो की भूमिका निभाई रोमियो एंड जूलियट में, और मैकबेथ की भूमिका निभाई मैकबेथ नाटक में। ठीक है, अब वो रियल वाले मत समझ लेना कि रियल वो तो 1600 में हुए थे और ये कहानी है कहाँ मॉडर्न एज की और वो कहानी कहाँ एलिजाबेथन एज की। तो ऐसा कहीं कंफ्यूज मत कर लेना। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ के परिप्रेक्ष्य में भी एग्जाम्पल देकर के समझाया है कि क्या कहना चाह रहा है। बिगनिंग ऑफ पोइट्री की अगर हम बात करें, तो कविता लेखन की जो शुरुआत करा वो कब किया था, तो हेरोल्ड पिंटर बिगिन राइटिंग पोएट्री एट अबाउट द एज ऑफ 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेरोल्ड पिंटर ने लगभग 12 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम की अगर हम बात करें, तो इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम जो है वो अपीयर्ड इन द हैकनी डाउन्स स्कूल मैगजीन इन 1947। उनकी पहली प्रकाशित कविता 1947 में हैकनी डाउन्स स्कूल मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पिंटर ने अपनी पोइट्री को लिखना कब शुरू किया था, लगभग 12 साल की उम्र में। पहली पब्लिश्ड पोइम कौन सी सन में आई थी, 1947 में। और कहा, कौन सी मैगजीन, एक मैगजीन छपती थी इनके स्कूल में ही, हैकनी डाउन्स
स्कूल में मैगजीन छपती थी, उसी में इनकी सबसे पहली कविता जो है वो प्रकाशित हुई थी। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है दोस्त, वो समझने वाली बात क्या है, कॉन्सेंटियस ऑब्जेक्शन क्या है। ये अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा थी एक, जिसमें आपको ज्वाइन करना ही था, तो उसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था। हम जरा इसकी पूरी कहानी बताएंगे, पहले तो थोड़ा समझ लो एक कॉन्सेंटियस ऑब्जेक्शन क्या होता है। कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्शन उसको हम कहते हैं जैसे अंतरात्मा या नैतिक विश्वास के आधार पर आप कोई आपत्ति करते हो। जैसे अगर भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा रूल पारित कर दिया जाए कि प्रत्येक भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो है कंपलसरी आर्मी में भर्ती होकर के देश की सेवा करना ही पड़ेगी। देश की जो हमारी सीमाएं हैं उन पर आपको अपनी सेवा करना होगी, यानी कि आप कंपलसरी है मिलिट्री सर्विस करना, अनिवार्य है सैन्य सेवा देना। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो उसका विरोध करने लगे नैतिक आधार पर, अपनी अंतरात्मा के आधार पर कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें उसमें हिस्सा लेना ही है, अनिवार्य सैन्य सेवा देना ही है। वैसे ही इंग्लैंड में भी कुछ लोग ऐसे थे, उनमें एक हेरोल्ड पिंटर भी थे जिन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। तो अब आपको समझ में आया होगा कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्शन क्या होता है, अंतरात्मा कॉन्सेंसियस बोलते हैं। इसी को हम एक सरल टर्म दे सकते हैं, नैतिक विश्वास के आधार पर आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन करना। अब समझो हुआ क्या था कि इन 1948 पिंटर रिफ्यूज्ड कंपलसरी मिलिट्री सर्विस एज अ कॉन्सेंसियस ऑब्जेक्टर। 1948 में पिंटर ने कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य सेवा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कॉन्सेसिया ऑब्जेक्शन के आधार पर सैन्य सेवा करने से इनकार किया। तो किस आधार पर, कॉन्सेंटियस आधार पर, यानी कि नैतिक विश्वास के आधार पर उसमें अनिवार्य सैन्य सेवा करने से मना कर दिया। अब हुआ क्या, जब इन्होंने मना करा तो ही वाज फाइन, इनको फाइन लगा दिया गया और कुछ समय के लिए इम्प्रिजेंट यानी कि जेल में भी डाल। इसके परिणाम स्वरूप इनके ऊपर क्या हुआ, फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया और थोड़े से समय के लिए इनको इम्प्रिजेंट जेल में भी रखा गया था। तो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्त कि हेरोल्ड पिंटर ने कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को कब रिफ्यूज किया, कब मना किया, 1948 में। किस आधार पर मना किया, तो कॉन्सेंटियस ऑब्जेक्टर के आधार पर, यानी कि अंतरात्मा या नैतिक विश्वास के आधार पर उन्होंने ये आपत्ति की थी कि एक मिलिट्री सर्विस यानी कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं होना चाहिए, अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं होना चाहिए और ना ही मैं करूंगा। और जब इन्होंने मना करा तो इन पे जुर्माना लगाया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब राडा क्या होता है, राडा का फुल फॉर्म होता है, ये एक एक्टिंग ट्रेनिंग कंपनी थी, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर ये एक कोर्स करने के लिए गए थे, एक्टिंग का कोर्स करने के लिए गए थे, ठीक है, राडा में। राडा का फुल फॉर्म होता है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है हमने राडा की फुल फॉर्म, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। पेंटर बॉर्न अ स्कॉलरशिप, पेंटर ने क्या करा, एक बार स्कॉलरशिप जीती टू असेंट, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए एक्टिंग की एट दी राडा, बट ही लेफ्ट बिफोर कंप्लीटिंग दी कोर्स, लेकिन कोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही इन्होंने राडा को छोड़ दिया। अब मतलब क्या हुआ कि पिंटर ने यहाँ एक्टिंग अभिनय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली थी इनके लिए, लेकिन उन्होंने छात्रवृत्ति पे वो वहां पर गए तो थे, इस कोर्स में राडा में उन्होंने एडमिशन तो लिया था लेकिन अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया और बीच में ही राडा को छोड़ करके ये चले आए, ठीक है। अगला फिर ये क्या करते हैं 1949 में, 1949 में प्रोफेशनल एक्टिंग कैरियर, एक्टिंग में अपना कैरियर करना शुरू कर देते हैं। ही बिगेन वर्किंग प्रोफेशनली एज एन एक्टर इन रेडियो एंड टेलीविजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1949 में रेडियो और टेलीविजन में प्रोफेशनल एक्टर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। तो 1949 में प्रोफेशनल एक्टिंग के तौर पर किसने काम किया, रेडियो और टेलीविजन में किसने काम किया, हेरोल्ड पिंटर ने। कब किया, 1949 में। राडा को कब छोड़ा, लगभग 48-49 के आसपास ही छोड़ा था। अब पोइट्री पब्लिकेशन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिज पोइट्री अपीयर्ड इन पोइट्री लंदन, ये जो पोइट्री लंदन है ये एक मैगजीन का नाम है, ठीक है। तो इनकी जो कविताएं थी, पोइट्री थी, वो पोइट्री लंदन इस पत्रिका में छपती थी। कब छपी थी, 1950 में। सोचो यहां से 1950 में उनकी कविताएं पोइट्री लंदन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब सम ऑफ हिज अर्ली पोइम्स अपीयर्ड अंडर दिस pseudonym, ये इंपॉर्टेंट है
कि इनके जो शुरुआती कुछ पोएम्स थी वो इनके उपनाम से प्रकाशित हुई थी और इनका उपनाम क्या था उस हेरोल्ड पिंटा, ठीक है, पिंटर नहीं पिंटा, हेरोल्ड पिंटा, ये इनका उपनाम है, ठीक है। अदर नेम्स एसोसिएटेड विद द अर्ली पोएट्री इंक्लूड, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ हेरोल्ड पिंटा है, अन्य नाम भी हैं, जैसे कभी कभी आपको हेरोल्ड पिंटा के नाम से मिलेंगी या कभी कभी हो सकता है सिर्फ पिंटा हो या कभी कभी दा पिंटो करके भी आपको नजर आएगा। तो समझ में आया, पिंटर ने अर्ली कैरियर की शुरुआत एक एक्टर के रूप में, पोइट के रूप में, और इसके बाद वो एक प्ले राइट भी बन गए बहुत बड़े। एक्टिंग कैरियर की शुरुआत कैसे हुई जरा समझो, ठीक है। माफ करना। अब अभिनय में ये किस तरीके से अपने कैरियर को बनाते हैं। बिफोर बिकमिंग फेमस एज अ प्ले राइट पिंटर वर्क एज अ प्रोफेशनल एक्टर। क्या होता है कि प्रसिद्ध प्ले राइट नाटककार बनने से पहले हेरोल्ड पिंटर ने एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में भी काम करना शुरू किया था। और क्या करते हैं तभी उसी समय ये टूर करते हैं, भ्रमण करते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं। कब जाते हैं, 1951 से 52 में। और किसके साथ जाते हैं, एन्यू मैकमास्टर की एक एक्टिंग कंपनी होती है उसके साथ जाते हैं। मतलब 1951 से 52 में हेरोल्ड पिंटर ने एन्यू मैकमास्टर की जो एक्टिंग कंपनी थी, नाटक मंडली थी, उसके साथ आयरलैंड का दौरा किया और उसमें उन्होंने अभिनय भी किया, एक्टिंग का काम भी किया इस एक्टिंग कंपनी में 51-52 में, ठीक है। अब क्या होता है, ही लेटर अपीयर्ड इन फिल्म्स एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग फिल्म्स कनेक्टेड विद हिज ओन स्क्रीन राइटिंग। बोला गया है कि इसी समय ये क्या करते हैं, फिल्म और टेलीविजन में भी अपना कैरियर आजमाने की कोशिश करते हैं और बाद में पिंटर ने फिल्मों और टेलीविजन प्रोडक्शंस में एक्टिंग का काम भी किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिनकी स्क्रीन राइटिंग यानी कि जो पटकथा लेखन होता है उस स्क्रीन राइटिंग से स्वयं का संबंध था। इन्होंने खुद ही पटकथा लिखी और खुद में काम किया और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पिंटर केवल एक नाटककार नहीं थे बल्कि वो एक अच्छे एक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे, ठीक है। उनके कुछ नोटेबल स्क्रीन अपीयरेंसेस हैं आपके सामने जिनको मैं नाम लेता हूं। जैसे अगर हम पहले स्क्रीन अपीयरेंसेस की बात करें यानी कि कौन कौन से वर्क में इन्होंने फिल्मी प्रस्तुतियां की, जैसे दी सर्वेंट की बात करें 1963 में, एक्सीडेंट, और इसके बाद कौन सा एक्सीडेंट के बाद में रोग मेल आया, इसे हम रग भी पढ़ते हैं लेकिन रोग मेल में। इसके बाद टर्टल डायरी है आपकी और मोजो है। इनमें इन्होंने क्या करा था, कुछ फिल्मी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट में बस याद रखना इतना पूछा जाएगा कि ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें पिंटर की स्क्रीन अपीयरेंसेस एक्टिंग कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं, जैसे सर्वेंट, एक्सीडेंट, रोगमेल, टर्टल डायरी और मोजो। कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें यह है कि हेरोल्ड पिंटर वाज नॉट ओनली अ प्ले राइट, ही वाज आल्सो, हेरोल्ड पिंटर सिर्फ और सिर्फ एक प्ले राइट नहीं थे, प्ले राइट तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे क्या थे, एक एक्टर थे, अभिनेता थे, स्क्रीन राइटर, पटकथा लेखक थे, डायरेक्टर, निर्देशक थे, पोइट, कवि थे, प्ले राइट, नाटककार थे। तो समझ गए, एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, पोइट, प्ले राइट, ये सभी थे ये। ओके, चलो अब मैरिजेज की चर्चा कर लेते हैं। ऊपर भी मैं बता चुका हूं लेकिन मैंने क्या कहा डिटेल से, वो तो खाली एक व्यू होता है कि हम इस बायोग्राफी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो एकदम डिटेल से बताने के लिए। इनकी पहली पत्नी का नाम विवियन मर्चेंट होता है जो कि पेशे से क्या होती हैं, एक एक्ट्रेस होती हैं, अभिनेत्री होती हैं और इनसे इनकी शादी 1956 में होती है और डाइवोर्स कब हो जाता है, 1980 में हो जाता है। अगर हम सेकेंड वाइफ की बात करें, इनकी दूसरी पत्नी की बात करें जिनका नाम लेडी एंटोनिया फ्रेजर होता है और ये पेशे से क्या होती हैं, एक राइटर, लेखिका और हिस्टोरियन, इतिहासकार होती हैं, ठीक है। इनकी शादी 1980 में होती है और ये शादी कब तक चलती है, यानी कि मैरिज कंटिन्यूड अंटिल पिंटर्स डेथ, और ये शादी जो है जब तक पिंटर की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सब तब तक चलती है, मतलब 2008 तक, क्योंकि 2008 में हेरोल्ड पिंटर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट जरूर ध्यान बनाए रखना, बेबियन मर्चेंट इनकी पहली वाइफ थी और लेडी एंटोनिया फ्रेजर इनकी सेकेंड वाइफ थी। अब बिगिनिंग ऑफ हिज राइटिंग कैरियर, प्ले राइटिंग कैरियर की अगर हम बात कर लें कि इन्होंने प्ले राइटिंग कैरियर में कैसे शुरुआत की थी। नाटक लेखन के करियर की शुरुआत दी रूम से होती है। अब दी रूम क्या है, अगर इनके पेंटर्स कैरियर एज अ प्ले राइट बिगिन विद दी रूम, किससे होती है, दी रूम से होती है जो कि 1957 में आती है और इट वाज हिज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड प्ले।
ये बात विशेष ध्यान बनाए रखना, पेंटर के करियर की शुरुआत अगर प्लेराइट के रूप में करते हैं वो दारून से करते हैं, ठीक है। और ये उनका फर्स्ट प्रोड्यूस्ड प्ले होता है, यानी कि पहला प्रस्तुत नाटक होता है। तो द रूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1957 में आया। पेंटर का प्ले राइटिंग कैरियर के शुरुआत से जोड़कर को इसको याद रखना है आपको। हिज नेक्स्ट मेजर प्ले अगर हम बात करें तो द बर्थडे पार्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1958 में आता है। पिंटर का ये अगला महत्वपूर्ण नाटक होता है, बर्थडे पार्टी 1958। ये पिंटर की सबसे चर्चित शुरुआत की नाटकों में से एक माना जाता है। इनिशियली द बर्थडे पार्टी क्लोज आफ्टर ओनली 8 परफॉर्मेंस। अब अगर इनिशियली बात करें शुरुआती, तो शुरुआती इनिशियली ये फेलियर रहता है। शुरुआत में इसको प्रारंभिक असफलता मिलती है। शुरुआत में दी बर्थडे पार्टी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। ये केवल 8 परफॉर्मेंस यानी कि 8 प्रस्तुतियों के बाद इसको बंद कर दिया गया। लेकिन प्रसिद्धि और प्रभावशाली क्रिटिक आलोचक हेरोल्ड हॉब्सन के इस नाटक की जोरदार प्रशंसा की थी। ठीक है। इसके बाद में इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई थी। फिर अर्ली फेलियर डिड नॉट स्टॉप पिंटर, ही ग्रेजुअली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर ये भी बोला गया है कि लेकिन वहां पर कुछ प्रसिद्ध और प्रभावशाली क्रिटिक थे, आलोचक थे, जैसे हेरोल्ड हब्सन। तो जो हेरोल्ड हब्सन थे उन्होंने इस नाटक की बहुत ज्यादा प्रशंसा की। उनकी सकारात्मक समीक्षा ने पेंटर के नाटक को ध्यान आकर्षित करने में मदद की थी। तो दी बर्थडे पार्टी कब आई है? 1958 में। शुरुआत में कितने परफॉर्मेंस के बाद इसको बंद कर दिया गया था? 8। इसके प्रमुख समर्थक कौन थे? समर्थक आलोचक कौन थे? हेरोल्ड हॉब्सन थे। प्रारंभिक सफलता के बावजूद पेंटर आगे चल करके 20th सेंचुरी ड्रामा के प्रमुख नाटककार बने, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? बस इतना। दी रूम क्या है? इनका पहला प्रोड्यूस्ड प्ले है। और दी बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मेनिस कहा जाता है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक एक को डिस्कस कर लेंगे। कॉमेडी ऑफ मेनिस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉमेडी ऑफ मेनिस क्या होता है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मेनिस, बर्थडे पार्टी में भी पेंटर का प्रसिद्ध कॉमेडी ऑफ मेनिस यानी कि भय धमकी से मिश्रित हास्य। हंसी तो होती है, हास्य तो होता है, ह्यूमर तो होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भय और धमकी भी मिला हुआ होता है। और इस शैली को ही, इस जॉनर को ही हम कॉमेडी ऑफ मेनिस कहते हैं। और सरल अगर भाषा में हम कहें तो पेंटर के नाटकों की जो सामान्य बातचीत या कभी कभी ह्यूमर, हास्य दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे थ्रेट, धमकी होती है, खतरा, कहीं ना कहीं फियर, भय दिखाई देगा, टेंशन, एकदम तनाव का वातावरण बना रहता है। तो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन दिखाया जाएगा, ह्यूमर भी दिखाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन थ्रेट होगा, ठीक है, हिडन फियर होगा, टेंशन होगी। तो इसी को हम कॉमेडी ऑफ मेनिस कहते हैं। बातें समझ में आई? वही बात हमने यहाँ पे मीनिंग के तौर पर बताया है, जो हमने अभी सब कुछ बता चुके हैं, तो हम दोबारा आपको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको कॉमेडी ऑफ मेनिस के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन होती है जिसमें बातचीत शुरू में सामान्य और हास्यपूर्ण लगती है, लेकिन धीरे-धीरे उसके पीछे आपको नज़र आएगा क्या? भय नज़र आएगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी नज़र आएगी, थ्रेट, डेंजर, सस्पिशियन, अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएँगी। फ़ियर का मतलब भय होता है, इनसिक्योरिटी आप जानती हो असुरक्षितता, थ्रेट धमकी, खतरा, डेंजर भी खतरा, सस्पिशियन संदेह, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, इन सब का अनुभव होने लगता है। तो पिंटर का बेसिक फ़ॉर्मूला आपको हमने बता दिया ये। अब इसे और सरल उदाहरण से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कोई 2 पात्र बिल्कुल सामान्य बातें कर रहे हैं, मौसम, खाना, घर या किसी रोज़मर्रा की बातों में। बातचीत ऊपर से बिल्कुल सामान्य है, लेकिन दर्शक को धीरे-धीरे महसूस होने लगता है कुछ ठीक नहीं है। किसी पात्र की असली मेन इंटेंशन है, वो स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। यही पिंटर की जो थी वो क्या थी? कॉमेडी ऑफ मेनिस कह सकते हो। मेन फीचर कॉमेडी ऑफ मेनिस में यही रहते हैं, फियर एंड अनसर्टेनिटी आपको नज़र आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर ये थोड़ा एग्ज़ाम्पल देकर के हमने आपको बताया है। मेन फीचर्स कॉमेडी ऑफ मेनिस के कौन-कौन से होते हैं, इनको ज़रा समझिए। जैसे पहले आपको फियर एंड अनसर्टेनिटी दिखेगी। मतलब पात्रों और दर्शकों दोनों को ये निश्चित नहीं होगा कि आगे क्या होगा। फिर आपको थ्रेट एंड मेनिस देखने को मिलेगा। थ्रेट, धमकी, मेनेस का भी मतलब होता है, मेनेस का मतलब होता है खतरा।
सामान्य बातचीत के पीछे किसी खतरे का एहसास रहता है। ऑर्डिनरी एवरीडे कन्वर्सेशन, यानी कि एकदम सामान्य बातचीत, पात्र अक्सर रोजमर्रा की सामान्य बातें करती हैं। पावर स्ट्रगल, प्रभुत्व यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष दिखेगा, पावर स्ट्रगल दिखेगा। पात्र एक दूसरे पर कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। पॉज एंड साइलेंसिस, पॉज एंड साइलेंसिस का मतलब चुप्पी या विराम भी अर्थ पैदा करते हैं, वहां पर थोड़ी देर रुक जाना, उससे भी एक अलग अर्थ मिलता है। एम्बिगियस, अगला क्या है, एम्बिगियस यानी कि द्विअर्थी, अस्पष्ट सिचुएशन आपको नजर आएगी, घटनाओं में कोई स्पष्ट अर्थ आसानी से नहीं समझ पाता है, एम्बिगियस सिचुएशन होगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, मतलब यह है कि जो मनोवैज्ञानिक तौर पर इनसिक्योर फील करेगा, पात्रों के भीतर मानसिक तनाव और असुरक्षा रहती है। फिर डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्त। अब जब इतनी सारी चीजें, इनसिक्योरिटी होगी, डर होगा, तो आप कम्युनिकेशन आसानी से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर संवाद करने में आपको कठिनाई होने लगी, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं फिर एक दूसरे से बात करते हुए वास्तव में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हिडन इंटेंशन लास्टली दिखाया जाता है, और हिडन इंटेंशन क्या होता है, छुपी हुई मनसाएं बोल सकते हो, यानी कि पात्र जो कहते हैं जरूरी नहीं उनका वास्तविक उद्देश्य वही हो, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ बात भी हो सकता है। तो ये कुछ मेन फीचर होते हैं, मुख्य विशेषताएं होती हैं कॉमेडी ऑफ मेनिस की, ठीक है ना। ये सारी विशेषताएं आप समझ गए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो द बर्थडे पार्टी कॉमनली एसोसिएटेड विद पेंटर्स कॉमेडी ऑफ मेनिस, ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सामान्य हमने हिंदी में दे दिया है, आप समझ लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, वही कॉमेडी ऑफ मेनिस, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, हिडन थ्रेड फिर भी रहता है उसमें। अब पेंटर्स पॉज एंड साइलेंस क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लो। पेंटर का जैसे मैं पॉज और साइलेंस की बात करूं तो हेरोल्ड पेंटर की सबसे डिस्टिंक्टिव यानी कि विशिष्ट ड्रामेटिक टेक्निक में से एक मानी जाती है पॉज एंड साइलेंस का प्रयोग करना। सबसे पहले हम पॉज की बात कर लेते हैं। पॉज का मतलब वैसे तो विराम होता है, पॉज का अर्थ बातचीत के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉज कहते हैं। अब साइलेंस क्या होता है, माफ, साइलेंस इज अ मोर सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ स्पीच। साइलेंस का अर्थ संवाद या बोलने का अधिक महत्वपूर्ण अभाव कह सकते हो, यानी कि पेंटर के नाटकों में साइलेंस केवल खाली जगह नहीं है, ये अपने आप में एक ड्रामेटिक लैंग्वेज, नाटकीय भाषा पर काम करता है। पॉज एंड साइलेंसेस कैन कम्युनिकेट, और ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जरा देखो। ये कम्युनिकेट करते हैं फियर को, सस्पिशियन को, टेंशन को, एंगर को, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को, ये पैदा करते हैं। सरल भाषा में पेंटर के नाटकों में पात्र का चुप रहना भी एक प्रकार की भाषा है। कई बार जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, ठीक है, आ, वो कभी नहीं कहता, वह उसके बोले हुए शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि एकदम साइलेंट रहता है लेकिन फिर भी लोगों के मन में उसका भय होता है, डर होता है। तो ये पावर, अनसर्टेनिटी, इमोशनल प्रेशर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पेंटर यूजेस पॉज एंड साइलेंसेस एज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक लैंग्वेज। यही बात बोली गई है, पेंटर पॉज और साइलेंस को ड्रामेटिक लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज नॉट सेड कैन समटाइम्स बी एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट इज सेड, यानी कि पेंटर के नाटकों में पात्रों का चुप रहना भी एक प्रकार की भाषा है। कई बार डायलॉग से ज्यादा महत्वपूर्ण पॉज और साइलेंस हो सकते हैं, ठीक। अगला, पिंटेस्कू समझ लो, पिंटेस्कू क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है पिंटेस्कू का। ये एडजेक्टिव है, पिंट्रेस्कू, पिंटरेस्क बोलते हैं इसको, पिंट्रैक्स। अब पिंट्रैक्स का मतलब क्या होता है, पिंट्रैक्स शब्द हेरोल्ड पिंटर के विशिष्ट ड्रामेटिक स्टाइल से बना हुआ है। जब किसी सिचुएशन, मान लो कोई ऐसी एक सिचुएशन आ जाए या कोई राइटिंग लिखना हो, उसमें पेंटर की शैली जैसी दिखाई देती है, कोई सिचुएशन राइटिंग में पेंटर की शैली जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे पीबी शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं, वैसी शैली एक जॉनर दिखाई देता हो, ठीक है, तो उसे पेंटेस्क्यू कहा जाता है। मैं थोड़ा पेन ट्रैक्स की बात करते हैं, पेन ट्रैक्स ही पढ़ते हैं इसको बाद में।
अब हम थोड़ा सा इट डिस्क्राइब अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड एज। अब जैसे पिंट्रैक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या नजर आएगा, अनसर्टेनिटी, थ्रेड, एम्बिगुअस रिलेशनशिप, ये फीचर हैं पिंटरेस्ट के। फीचर का मतलब विशेषताएं हैं पिंटरेस्ट की। पिंट्रैक्स, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, थ्रेट छिपा हुआ खतरा, ठीक है, एम्बिगुअस रिलेशनशिप अस्पष्ट संबंध, फिर स्ट्रॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड इवेंट, इसको हम कहते हैं जिसका स्पष्ट कारण या जिसको व्याख्या ना किया जा सके, पावर स्ट्रगल प्रभुत्व के लिए संघर्ष, मीनिंगफुल पॉज एंड साइलेंसेस, अर्थपूर्ण ब्राह्म और ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। इनको एक एक टर्म हमने पीछे समझा दिए आपको, ठीक है। तो पिंट्रैक्स क्या है, साइलेंस प्लस एम्बिग्यूटी प्लस थॉट, थ्रेड, पावर स्ट्रगल। तो पिंट्रैक्स में आपको साइलेंस भी मिलेगा, एम्बिग्यूटी भी मिलेगी, थ्रेड, पावर स्ट्रगल, ये सब मिलेगा। थोड़ा सा हिंदी में समझ लो पिंट्रैक्स को, किसी सिचुएशन, जब किसी सिचुएशन में अनिश्चितता, छिपा हुआ खतरा, चुप्पी, रहस्य, पावर स्ट्रगल और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन दिखाई दे तो उसे पिंट्रैक्स कहा जा सकता है, ठीक है। द टर्म पिंट्रैक्स एसोसिएटेड विद हेरोल्ड पिंटर, पिंटर से ही बना है पिंट्रैक्स, इनके नाम पर ही पड़ा है। अब हम किसकी बात करेंगे, मेमोरी प्लेज की बात कर लेंगे, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मेनिस, हास्य के पीछे छिपा खतरा, पिंटर, पॉज साइलेंस, ब्राह्म, मौन भी अर्थ देते हैं पिंट्रैक्स, यानी कि पिंटर जैसी विशिष्ट शैली। तो बता दो थोड़ा सा, अच्छा कॉमेडी ऑफ मेनिस किससे एसोसिएटेड है, तो हेरोल्ड पिंटर से। द टर्म पिंटर्स, पिंट्रैक्स, ये किससे एसोसिएटेड, हेरोल्ड पिंटर। टेक्निक इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द पिंटर ड्रामा, पॉज एंड साइलेंस, कॉमेडी ऑफ मेनिस अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक लैंग्वेज, ये सभी पॉज एंड साइलेंसेस क्या है, एक प्रकार का ड्रामेटिक लैंग्वेज का रूप है। अब मेमोरी प्लेज की बात कर लो। मेमोरी प्लेज ये स्मृति पर आधारित नाटक थे, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिंटर्स लेटर ड्रामा इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द थीम्स ऑफ मेमोरी, रिकलेक्शन एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द पास्ट। हेरोल्ड पिंटर के बाद के नाटकों में मेमोरी, रिकलेक्शन अतीत की याद जिसे हम कहते हैं स्मरण, अतीत से लेकर अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं। मेमोरी, रिकलेक्शन, अनसर्टेनिटी, इन नाटकों में अक्सर ये स्पष्ट नहीं होता है कि पात्र जिस अतीत को याद कर रहे हैं वह वास्तव में उसी तरह हुआ था या उनकी स्मृति ने उनको बदल दिया था, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कुछ मेमोरी प्लेज के, और जैसे ओल्ड टाइम की बात करेंगे, नो मैंस लैंड और बेट्रायल। ओल्ड टाइम्स 1971 में आए हैं, इसमें मुख्य विषय जो होता है, मुख्य थीम होता है वो मेमोरी, पास्ट, रिलेशनशिप, अनसर्टेनिटी। नो मैनलैंड्स 1975 में आया है, मेमोरी, आइडेंटिटी और अनसर्टेनिटी। बेट्रायल जिसे हम विश्वासघात कहते हैं 1978 में आया, मेमोरी, रिलेशनशिप एंड बेट्रायल पे, ठीक है। मेजर कंसर्न ऑफ मेमोरी प्लेज, तो मेमोरी प्लेज में आपको मेमोरी मिलेगा, पास्ट रिलेशनशिप मिलेंगे, रिकलेक्शन मिलेगा, अनसर्टेनिटी अबाउट द पास्ट, बिट्रायल, आइडेंटिटी, मेमोरी वर्सेस रियलिटी, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, ये सब चीजें आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट आइडिया की अगर हम बात करें, मेजर कंसर्न यही है, तो ये सभी हमने बता ही दिए हैं मेमोरी में क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आइडिया की बात कर लो, तो पेंटर्स के जो मेमोरी प्लेज होते थे वो दर्शकों के मन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करते थे। क्या प्रश्न पैदा करते थे, कुछ इस तरीके के, इज दिस व्हाट रियली हैपेंड, क्या वास्तव में ऐसा घटित हुआ होगा, और इज दिस ओनली समवन्स विजन्स ऑफ द पास्ट, या ये केवल किसी पात्र के अतीत के बारे में उसका कुछ वर्जन है, सिर्फ विजन है। मेमोरी प्लेज में हमें हमेशा, इसका थोड़ा हिंदी दिया है आपको समझने के लिए, देखो, मेमोरी प्लेज में हमें यह निश्चित नहीं रहता कि पात्र जिस अतीत से की बात कर रहे हैं वह वास्तव में वैसा ही हुआ था या उनकी मेमोरी ने उन्हें बदल दिया है, ठीक है। तो ये चीज, अब कुछ मेमोरी प्लेज हैं, ओल्ड टाइम, नो मैन लैंड्स और बेट्रायल। अगला, मेजर प्लेज ऑफ हेरोल्ड पिंटर। अब यहाँ पे हम कुछ मेजर प्लेज की बात करते हैं हेरोल्ड पिंटर के, वो कौन कौन से हैं, जैसे द रूम की बात करेंगे, एक एक करके समझते चलो। द रूम कब आया है, एक मिनट दोस्त, कहीं खो गए। द रूम
ये इनका सबसे पहला प्रोड्यूस्ड प्ले है। फिर इसके बाद दी बर्थडे पार्टी, ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनिस है, ठीक है। इसके बाद 1959 में दी डम्ब बेटर, कौन सा आया है, दी डम्ब बेटर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थ्रेट, बेटिंग, कम्युनिकेशन एंड पावर। इसके बाद 1960 में आपको द केयर टेकर मिलेगा, पावर, आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी और कम्युनिकेशन। इसके बाद 1965 में होम कमिंग, जिसमें फैमिली, पावर, मस्कुलिनिटी एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स। 1971 में ओल्ड टाइम्स, ये एक मेमोरी प्ले है। इसके बाद हम बात करेंगे नो मैंस लैंड, ठीक है, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड अनसर्टेनिटी। 1978 में बेट्रायल, ये भी मेमोरी, रिलेशनशिप, बेट्रायल, रिवर्स क्रोनोलॉजी। इंपॉर्टेंट, अब करेक्शंस देख लो। होम कमिंग वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1965, दी होम कमिंग कब आई है, 1965। अगला दी केयर टेकर 1960 में। द केयर टेकर इज वन ऑफ हेराल्ड मोस्ट फेमस प्लेज। मेजर थीम्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं केयर टेकर की, पावर, आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिग्यूटी और साइकोलॉजिकल टेंशन। द प्ले इज स्पेशली यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रिंटर्स। इस प्ले से आपको प्रिंटर की लैंग्वेज, पॉज, एम्बिग्यूटी, पावर और रिलेशनशिप, इन सभी टर्म को समझने में मदद मिलेगी। तो एग्जाम पॉइंट में ये पूछा जाएगा केयर टेकर इनका कब आया, 1960 में, और होम कमिंग कब आया, 1965 में। होम कमिंग इज वन ऑफ पेंटास मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड सेलिब्रेटेड प्लेस था, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। और कौन सा अवार्ड दिया गया था, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले 1967 में, जिसकी मुख्य थीम कौन कौन सी थी, इस तरीके से, फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट, पावर, मस्कुलिनिटी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, डोमिनेंस और फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, एग्जाम कनेक्शन क्या है हमारा, होम कमिंग के लिए टोनी अवार्ड मिला था कब, 1967 में। दी मैंस लैंड की अगर हम बात करें 1975 में आता है। नो मैंस लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट, ये हेरोल्ड पिंटर का इंपॉर्टेंट प्ले है और एसोसिएटेड, संबंधित है विद मेमोरी एंड अनसर्टेनिटी से। मेजर कंसर्न क्या है इसके जरा समझो, इसके अंदर क्या क्या आपको दिखाया जाएगा, मेमोरी, आइडेंटिटी, एज, रियलिटी, पास्ट एंड प्रेजेंट, अनसर्टेनिटी, ठीक है, फ्रेंडशिप, डेथ एंड एजिंग, ये सब होगा। तो एग्जाम पॉइंट बस इतना ध्यान रखना है, नो मैन लैंड्स 1975 में है, जिसमें मेमोरी, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी, सॉरी, अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया गया। बेट्रायल 1978 में है, ये वन ऑफ हेराल्ड्स प्रिंटर्स बेस्ट नॉन प्ले, लेटर प्लेस माना जाता है, जिसकी मेजर थीम कौन कौन सी हो सकती हैं, लव, फ्रेंडशिप, मैरिज, ठीक है, इनफाइडेलिटी, बेट्रायल, मेमोरी, पास्ट एंड प्रेजेंट। स्पेशल फीचर की बात करें रिवर्स क्रोनोलॉजी में, तो द प्ले इज प्रेजेंटेड थ्रू द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मूविंग बैकवर्ड थ्रू टाइम। दिस टेक्निक मेक्स द ऑडियंस रिकंसिडर एंड मीनिंग द अर्लियर इवेंट्स। मतलब इसको समझो, बेट्रायल की कहानी सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ती, इनकी घटनाएं पीछे की ओर दिखाई देती हैं, ठीक है, तो रिवर्स क्रोनोलॉजी में बेट्रायल। पेंटर एज अ डायरेक्टर की बात करें, निर्देशक के रूप में हेरोल्ड पेंटर को जानो। पेंटर इंक्रीजिंगली वर्कड एज अ डायरेक्टर ड्यूरिंग 1917, 1970 के दशक के दौरान पेंटर ने डायरेक्टर के रूप में भी तेजी से काम किया। नेशनल थिएटर की अगर हम बात करें तो ही बिकेम एन एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल थिएटर इन 1973, यानी कि 1973 में भी नेशनल थिएटर की एसोसिएट डायरेक्टर बने। उन्हें स्टेज और स्क्रीन के लिए अनेक प्रोडक्शंस का निर्देशन किया, ठीक है। इसके बाद में ही डायरेक्टेड वर्क्स रिटन बाय बोथ हिमसेल्फ एंड अदर राइटर्स। उन्होंने केवल अपने लिखे हुए वर्क ही नहीं बल्कि अन्य लेखकों की रचनाओं का भी निर्देशन किया, ठीक है। तो एसोसिएट डायरेक्टर ये 1973 में बने थे नेशनल थिएटर के, ठीक है। पेंटर, तो वही बात बताया गया है शॉर्ट में कि प्ले राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग। अब स्क्रीन राइटर के रूप में देख लो पेंटर को, पटकथा लेखक के रूप में। हेरोल्ड पेंटर केवल थिएटर के महान नाटककार ही नहीं बल्कि वो क्या थे, इम्पोर्टेंट फिल्म एसोसिएशन विद हिज स्क्रीन राइटिंग्स, बल्कि एक अत्यंत सम्मानित स्क्रीन राइटर यानी कि पटकथा लेखक भी थे।
उन्होंने कई प्रसिद्ध लेखकों के लिए स्क्रीन प्ले लिखा या स्क्रीन राइटिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कौन-कौन सा है वो महत्वपूर्ण योगदान? तो ये लिस्ट ध्यान बनाए रखना। द सर्वेंट, पंपकिन ईटर, एक्सीडेंट, द गो बिटवीन, फ्रेंच लेफ्टिनेंट लिखा होता है जिसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, वुमेन। इसके बाद टर्टल डायरी। एग्जाम पॉइंट में सेम वही चीज है, स्क्रीन राइटर, एक्टर और डायरेक्टर। अब एक ये भी समझ लो, पिंटर एंड क्रिकेट की कहानी क्या है इनकी। ठीक है, पिंटर और क्रिकेट की कहानी अगर हम आपको बताएं तो क्रिकेट हेरोल्ड पिंटर के जीवन के महान जो व्यक्तिगत पेशेंस होते हैं, जुनून होते हैं, या कहते हैं गहरी रुचि, ठीक है, उनमें से एक था। इनको बहुत पर्सनल जो है पेशेंस था और बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे ये, यानी कि इन्होंने क्रिकेट से बहुत लगाव था। और दो ऐसा नहीं है सिर्फ देखना, देखो सब चीज में प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना भी पसंद था इनको, वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट देखना भी पसंद था, रीडिंग अबाउट क्रिकेट, यहाँ तक कि क्रिकेट के बारे में पढ़ना भी पसंद करते थे। क्रिकेट उनके पूरे जीवन में एक महत्वपूर्ण रुचि जो है वो बना रहा। तो सबसे ज्यादा रुचि हेरोल्ड पिंटर की काय में थी? क्रिकेट में थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट यही है आपको जिससे ध्यान बनाए रखना है कि पेंटर्स लव ऑफ क्रिकेट कंटिन्यूड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड वाज also reflected in tributes associated with his funeral। ठीक है, पेंटर का क्रिकेट के प्रति जो प्रेम उनके जीवन भर बना रहा और उनकी मृत्यु के बाद उनके फ्यूनरल ट्रिब्यूट्स, अंतिम श्रद्धांजलियों से जुड़े संदर्भों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब कुछ मेजर अवार्ड्स या ऑनर्स भी देख लो, इनको कौन कौन से मेजर अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, तो इनको टोनी अवार्ड बेस्ट प्ले फॉर द होम कमिंग 1967 में मिला था। ठीक है, तो 1967 में दी होम कमिंग के लिए क्या मिला था? टोनी अवार्ड। इसके बाद में डेविड कोहन प्राइज मिला था इनको, ये साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सम्मान होता है। इसके बाद एक और प्राइज मिला था लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड 1996 में, और कैंपेनियन एंड ऑनर अवार्ड कैंपेनियन एंड ऑनर अवार्ड 2002 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज 2005 में, और 2007 में इनको मिला था लेजियन द ऑनर। लेजियन द ऑनर ये फ्रांस का एक प्रमुख सम्मान है। ठीक है, तो वो भी इनको मिला था। तो अब समझ में आ गया होगा कि इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। टोनी अवार्ड दिया गया था होम कमिंग के लिए 1967 में, डेविड कोहन प्राइज इनको दिया गया था वो 1995 में दिया गया था, और ये साहित्य के क्षेत्र का महत्वपूर्ण सम्मान है। लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड इनको 1996 में मिला था। कंपेनियन ऑफ ऑनर अवार्ड ये यूनाइटेड किंगडम का एक महत्वपूर्ण सम्मान है, वो भी इनको दिया गया था। नोबेल प्राइज ये तो महत्वपूर्ण है ही है, तुम्हें पता ही है, इंपॉर्टेंट भी है और यही पूछा जाता है ज्यादातर। लेजियन द ऑनर इनको 2007 में, ये फ्रांस का प्रमुख है। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? नोबेल प्राइज है जो कि 2005 में मिला है इनको। ठीक है, अब हेरोल्ड, अच्छा ये तो हो गया नोबेल प्राइज के बारे में। रिकॉग्निशन ऑफ द ड्रामेटिक राइटिंग की शक्ति और रोजमर्रा की परिस्थितियों की छिपी हुई गहरी वास्तविकताओं को उजागर करने की क्षमता को विशेष महत्व दिया था, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज 2005 में दिया गया था हेरोल्ड पिंटर को। ठीक है, ब्रॉडवे एंड टोनी अवार्ड ये सब बता चुका हूं आपको। इस ब्रॉडवे एंड टोनी अवार्ड्स की बात करें तो पिंटर के कई नाटक टोनी अवार्ड के बेस्ट प्ले के लिए नॉमिनेटेड हुए, लेकिन दी केयरटेकर 1962 को टोनी अवार्ड बेस्ट प्ले नॉमिनी, दी केयरटेकर 1962 नॉमिनेशन मिला था खाली, और विनर कब हुए थे? होम कमिंग के लिए। तो टोनी अवार्ड के लिए दी केयरटेकर नॉमिनेट हुई थी लेकिन इसको मिला नहीं था, होम कमिंग के लिए मिला था। ठीक है, तो ये टोनी अवार्ड की क्या थी? विनर थी। ठीक है, टोनी अवार्ड में नॉमिनी के लिए ये भी था, तो ये भी ध्यान बनाए रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टोनी अवार्ड बेस्ट प्ले के लिए 1967 में होम कमिंग के लिए। और क्या है, ये हम बता ही चुके हैं। कॉमेडी ऑफ मेनिस 6 कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कॉमेडी ऑफ मेनिस था, दूसरा कॉन्सेप्ट इनका पिंटास्कू था,
ठीक, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पेंटेस्को के अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे पॉज है, फिर चौथे नंबर पे साइलेंस है, फिर इसके बाद मेमोरी प्लेज हैं, इसके बाद मेमोरी प्लेस में ये सब चीज़ें ध्यान बनाए रखोगे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 6 नंबर पे, तो इन्हीं 6 नंबरों की उन्होंने बात की है, ठीक है? जिसमें हम ऊपर सब बता चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम किल करने से कोई मतलब नहीं है, रिपीट हो गए ये पॉइंट। मेजर थीम्स इन पिंटरेस्ट ड्रामा, तो पावर एंड डोमिनेंस, कम्युनिकेशन, ये वही थीम हो जाएंगी, साइलेंस एंड एम्बिग्यूटी, ठीक है, एम्बिग्यूटी, थ्रेट, आइडेंटिटी, मेमोरी, ये सब इनकी क्या, इनसिक्योरिटी, ये सब इनकी प्लेज की क्या होती हैं, थीम्स होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म में सब वही हैं, कॉमेडी ऑफ मैनेस, पिंटास्कू, पॉज, साइलेंस, मेमोरी प्लेज, पावर स्ट्रगल, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अब लास्ट पॉइंट देख लो, डेट एंड फाइनल ईयर्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं पिंटरबाज डायग्नोसिस विद, अब इनको क्या हो गया था, ईसोफेजियल कैंसर हो गया था। ये ईसोफेजियल कैंसर क्या होता है, ग्लास नली का एक कैंसर होता है, ये डायग्नोस कर लिया गया इनके अंदर। इसके बावजूद भी इन्होंने अपना एक्टिंग और राइटिंग का काम जारी रखा, लेकिन फाइनल जो मेजर स्टेज क्या हुई कि उनका अंतिम प्रमुख स्टेज परफॉर्मेंस 2006 में सैमुअल बकेट के साथ में जो है, और सैमुअल बकेट के साथ में क्या था, जिसका नाम था कैप्स लास्ट स्टेप, ठीक है, में था डेथ, हेरोल्ड पिंटर। इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, ये लिखा है 24 दिसंबर 2008 को, और उस समय इनकी उम्र होती है 78 साल, ठीक है, कितनी होती है, 78 साल। अब होता क्या है, फ्यूनरल अंतिम संस्कार इनका 31 दिसंबर 2008 को कहाँ होता है, एक जगह का नाम सिमेट्री है लंदन में ही, और उस सिमेट्री का नाम है कैंसॉल ग्रीन सिमेट्री, ठीक है, वहां पर इनको दफना दिया जाता है। बातें क्लियर हो गई। अब हेरोल्ड पिंटर से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जरा देखो, 10 अक्टूबर 1930 को जन्म हुआ, हैकनी लंदन में हुआ, मृत्यु 24 दिसंबर 2008 को 78 साल की उम्र में। ऑक्यूपेशन की बात करें, प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, पोइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2005 में, अदर इंपॉर्टेंट ऑनर में लीजियन ऑनर्स 2007 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट ध्यान, फेमस लिटरेरी टर्म की अगर हम बात करें तो ये कुछ इनके फेमस लिटरेरी टर्म हैं, ऊपर बता चुके हैं, कॉमेडी ऑफ मैनेजमेंट, टास्क, पॉज एंड साइलेंस, मेमोरी प्लेज, पावर स्ट्रगल, एम्बिग्यूटी, ये सब बता चुके हैं। फेमस प्लेज में अगर हम बात करें तो ये भी टोटल बता चुके हैं, ऊपर एक एक करके, ये आप लोग अपना रिवीजन कर लेना, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर देता हूँ, सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ बता चुका हूँ इसमें, ठीक है, ये सब रिवीजन पॉइंट हैं। टॉप 15 एग्जाम पॉइंट्स दे रखे हैं, कम से कम ये जरूर देख जाइएगा लास्ट में, ठीक है, 15 एग्जाम पॉइंट हैं। चलो, ठीक, तो ये थी कहानी हेरोल्ड पेंटर की। जय हिंद, जय भारत साथियों।